Hello friends, I am CA Chandni Pavagadi, welcoming you on behalf of Nauka Digital Institute, and today we are dealing with the topic related with final CA elective subject which is known as Prohibition on Benami Properties Transaction Act 1988. We are starting with today the topic related with Benami transactions. It's an open book exam, and in that open book exam will be given a book without illustrations. एंड उसके बेसिस पे हमारे आंसर्स हमें ड्राफ्ट करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल केस लॉज. देयर विल बी एमसीक्यूज इंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल केस विच इज गिवन. एंड स्टार्टिंग विद द टॉपिक रिलेटेड विद इलेक्टिव सब्जेक्ट प्रोहिबिशन ऑन बिनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988. पहले तो प्रोहिबिशन ऑन बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 एग्जिस्टेंस में आया था इन द ईयर 1988, बट it had only 9 sections and rules were not notified till 28 years. In the year 2011, UPA government thought कि वो 1988 का जो एक्ट है उसको नोटिफाई करे या उसकी जगह कोई एक नया पूरा एक्ट लेके आए. But the problem was कि what about the transactions which are already entered between 1988 to 2011. So they could not decide anything. And in the year 2016, the new government passed an amendment act. In 2016, there was an amendment act which was addendum to this existing act, prohibition on binami transaction. Comparing with the provisions जो पुराने एक्ट में थे और जो नए एक्ट में हैं, उनको शुरू करते हैं. Starting with the first point, comparison of the both acts. Comparing old and new enacted provisions. जो पुराना एक्ट था, it was named as Benami Transaction Prohibition Act. Benami Transaction Prohibition Act, that is 1988, BTP के नाम से जाना जाता था. Only sections 9 और वो 9 sections भी अभी तक नोटिफाई नहीं हुए थे. आज ये एक्ट का नाम बदल के अब in the new provisions with effective from 1st November 2016. Act is still known as 1988 Act, but new provisions with effective from 1st November 2016. Name has been changed. Prohibition word सबसे पहले आ गया. Prohibition of Benami Property Transaction Act. That is PPPT Act 1988. PPPT Act जो 1988 है. Number of sections 72. Number of sections which are included are considered as 72 sections. 72 sections and all the rules till now are now notified. ये जो rules notify हो चुके. Now the basic section of this act. इस एक्ट को गवर्न करने वाला सबसे बेसिक सेक्शन, सेक्शन नंबर 3. सेक्शन नंबर 3 इज कंसिडर्ड एज दी चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन क्या बोलते हैं? तो सिर्फ एक छोटे से सेंटेंस में एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन. चार्जिंग सेक्शन सेज नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी बिनामी ट्रांजेक्शन. सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है इसको. द बेसिक सेक्शन विच इज कंसिडर्ड एज कि इस एक्ट का सबसे बेसिक सेक्शन चार्जिंग सेक्शन. बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक ही सेंटेंस में चार्जिंग सेक्शन बताता है. नो पर्सन शेल एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजेक्शन. नो पर्सन शेल एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजेक्शन. किसी भी पर्सन को बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं करना. सेक्शन नंबर 3 बेसिक चार्जिंग सेक्शन. पर्सन डेफिनेशन. जो पर्सन बिनामी ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं कर सकता, वो पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है? इनकम टैक्स में जो पर्सन की डेफिनेशन है ऑलमोस्ट वही की वही, सिर्फ एक के अलावा. पर्सन इंक्लूड्स फर्स्ट एनी इंडिविजुअल, सेकेंड इट इज कंसिडर्ड एज एनी HUF, थर्ड एनी कंपनी, फोर्थ इट इज कंसिडर्ड एज कि कोई भी फर्म, फिफ्थ इट इज एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट. एंड लास्ट एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अंडर एनी ऑफ द क्लॉजेस. अंडर एनी ऑफ द क्लॉजेस एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. इनकम टैक्स एक्ट में जो पर्सन की डेफिनेशन दी है एग्जैक्टली वही, सिर्फ एक चीज इंक्लूड नहीं होती. इनकम टैक्स एक्ट बोलता है लोकल अथॉरिटीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन पर्सन, बट एज वी कैन से कि लोकल अथॉरिटीज कभी बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती.
लोकल अथॉरिटीज कैन नॉट इन्वॉल्व इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन, इसीलिए यहां पे पर्सन की डेफिनेशन में से लोकल अथॉरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है. अदर देन दैट एवरीथिंग इज कवर्ड. Charging section, section 3, no person shall enter into any Benami transaction. Definition of person. Now, the definition of Benami property. Sir, section 2, subsection 8 says, Benami property की definition. यहाँ पे बोलते हैं कि भाई Benami property means any property which is a subject matter of Benami transaction and includes any proceeding from such property. मतलब Benami property में कोई भी ऐसी property जो Benami transaction का हिस्सा है, प्लस अगर वो प्रॉपर्टी को हमने कहीं पे बेच दिया है या कुछ डील कर लिया है तो उस प्रॉपर्टी के सामने जो प्रोसीड्स मिले दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज बेनामी प्रॉपर्टी. यहां पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देता है बिकॉज प्रोहिबिशन ऑन बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट. सो बेनामी प्रॉपर्टी सेज एनी प्रॉपर्टी विच इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन. ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजेक्शन का सब्जेक्ट मैटर है, प्लस इट इंक्लूड्स एनी प्रोसीड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को अगर हमने बेच दिया, रियलाइज की हुई प्रोसीड्स भी इसी डेफिनेशन के अंदर बेनामी प्रॉपर्टी में कंसिडर हो जाएगी. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्रॉपर्टी, हर चीज अप्रोक्सीमेटली वॉट एवर वी कैन अज्यूम हैज बीन कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मीन्स एनी असेट ऑफ एनी अदर काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, intangible, corporeal or incorporeal, and even includes any interest or legal documents evidencing title to or interest in the property, plus where the property is capable of being converted into any other form, then that converted form will also considered as a part of property. उसको भी हम प्रॉपर्टी का हिस्सा मानेंगे. That is considered. And now the biggest definition जिसके बारे में पूरा ये एक्ट है, it is about the definition of Benami transaction. Now we can consider the definition under section 2 subsection 9. Benami transaction सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बिकॉज सबसे ज्यादा चार्जिंग सेक्शन यही कंसिडर करेगा. सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन देता है. एंड इन ट्रांजेक्शन, बेनामी ट्रांजेक्शन में 4 चीजें कवर होगी. द फर्स्ट बेनामी ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल इज बेनामी ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट. ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन या ऐसा कोई भी अरेंजमेंट. सबसे पहला एनी ट्रांजेक्शन और एनी अरेंजमेंट where a property is transferred to or is held by a person and consideration for which has been provided or paid by the another person. ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें प्रॉपर्टी किसी एक को ट्रांसफर की गई है या किसी एक ने होल्ड की हुई है एंड जिसका कंसिडरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड और पेड बाय अनदर पर्सन, जिसका पेमेंट किसी एक पर्सन ने किया है. मतलब एक प्रॉपर्टी एक पर्सन के नाम पे है पर कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अनदर पर्सन. इफ आई एम होल्डिंग द प्रॉपर्टी, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है बट फॉर विच कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अदर्स. प्लस सिर्फ उतने से बात खत्म नहीं होती. सेकेंड थिंग विच इज कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर इमीडिएट बेनिफिट और फ्यूचर बेनिफिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन. मतलब उस प्रॉपर्टी को मैं होल्ड भी कर रही हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन. चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट है, चाहे वो इनडायरेक्ट बेनिफिट है, चाहे वो इमीडिएट बेनिफिट है, चाहे वो फ्यूचर बेनिफिट है. आई एम होल्डिंग द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन. मतलब सबसे पहला प्रॉपर्टी किसी एक के नाम पे है और कंसिडरेशन किसी और ने प्रोवाइड किया है. जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन. यहां पे जो पर्सन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है उस पर्सन के नाम पे, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसको कहा जाता है बेनामीदार. जो कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहा है और जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी रखी जा रही है उसको बोला जाएगा बेनिफिशियल ओनर. एंड वो जो प्रॉपर्टी है it will be considered as बेनामी प्रॉपर्टी. एंड वो जो ट्रांजेक्शन बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर के बीच में हो रहा है दैट ट्रांजेक्शन विल बी नोन एज बेनामी ट्रांजेक्शन. एग्जाम्पल से हम उसको वेरीफाई करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मिस्टर ए हु इज बेनामीदार
मिस्टर बी बेनिफिशियल ओनर, मिस्टर ए प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हैं, पर फॉर विच मिस्टर बी इज पेइंग कंसिडरेशन। मिस्टर बी ने कंसिडरेशन पे किया, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी को खरीदा, और वही प्रॉपर्टी मिस्टर बी के बेनिफिट के लिए क्या होने वाली है, यूटिलाइज होने वाली है। इट इज बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज देयर फॉर मिस्टर बी, देन दैट प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज बिनामी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या मान लेंगे, बिनामी प्रॉपर्टी। मिस्टर ए विल बी नोन एज बिनामीदार, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है वो उसको होल्ड कर रहा है फॉर दी पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन, दैट इज मिस्टर बी। मिस्टर बी ने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी परचेस की, दैट प्रॉपर्टी विल बी इन द बेनिफिट ऑफ मिस्टर बी, and that is why it will be considered as a binami transaction and the property involved will be considered as binami property. यही चीज को शायद फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एक पर्सन ने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया, प्रॉपर्टी परचेस की किसी एक पर्सन ने, जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है या रख रहा है वो उसको हेल्ड कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया। बट इसी बेनामी ट्रांजेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, सबसे पहला, इट इज कर्ता और मेंबर ऑफ एचयूएफ एज द केस में बी। एचयूएफ का कोई कर्ता, एचयूएफ कभी खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेज नहीं भी करे, किसी कर्ता या मेंबर के नाम से परचेज करे, फॉर विच कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड बाय एचयूएफ आउट ऑफ द नोन सोर्सेज ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ ने जो कंसिडरेशन प्रोवाइड किया है वो एचयूएफ के नोन सोर्सेज में से, मतलब property has been purchased in the name of karta or any member of HUF for which consideration is provided by HUF only. प्रॉपर्टी के लिए कंसिडरेशन किसने प्रोवाइड किया, HUF ने। प्रॉपर्टी परचेस किसके नाम पे की गई, कर्ता के नाम पे, एंड ये जो कर्ता अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो कंसिडरेशन HUF ने प्रोवाइड किया है, बेनिफिट भी किसका होगा, HUF का। कर्ता इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ HUF who is providing consideration. Still it is not considered as binami transaction if it is कि कर्ता ने ये प्रॉपर्टी परचेज की है आउट ऑफ द नोन सोर्सेज ऑफ एचयूएफ, नोन सोर्सेज से परचेज की है, तो प्रॉपर्टी कर्ता के नाम से परचेज की, पैसा एचयूएफ ने दिया, स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बिनामी ट्रांजेक्शन। सेकेंड एक्सेप्शन, सेकेंड एक्सेप्शन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, पर्सन जो एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में स्टैंड कर रहा है। फिड्यूशरी कैपेसिटी मीन्स कोई भी जगह पे जहां पे आप बात करो ट्रस्टी की, किसी पर्सन को ट्रस्टी बनाया, किसी क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट ने सारी प्रॉपर्टी ट्रस्टी के नाम से परचेज की, ट्रस्टी इज गोइंग टू होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, दैट इज आई कैन से बेनिफिशियरीज, still that trustee will not be considered as binamidar, that property will not be considered as binami property, and that transaction will also not be considered as binami transaction. Second, executor of will. थर्ड इज कंसिडर्ड एज पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म के पैसों से पार्टनर को कंसिडरेशन प्रोवाइड, पार्टनर को प्रॉपर्टी परचेज करके दी, पैसा पार्टनरशिप फॉर्म ने दिया, प्रॉपर्टी पार्टनर के नाम से परचेज हुई, एंड पार्टनर इज गोइंग टू होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म, स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ बिनामी ट्रांजेक्शन। इवन आई कैन कंसिडर डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है, डायरेक्टर के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की गई है, अब डायरेक्टर के नाम से प्रॉपर्टी परचेज की हो, कंपनी ने कंसिडरेशन दिया, डायरेक्टर इज गोइंग टू होल्ड इट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी, स्टिल it is not considered as binami transaction because directors according to Companies Act also are considered in the fiduciary position with the company. And depository participants, शायद शेयर्स जब डीमेट में परचेज किए जाए, when you purchase the shares in a demat form it is always considered कि डीमेट में परचेज किए गए शेयर्स whenever we consider कि वो होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नाम पे, at that point of time we are just holding it as beneficial owners, so that is also not a binami transaction because Companies Act की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से the shares are held in the name of depositories, and any other person जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अब नोटिफाई करे that will also be considered as a fiduciary capacity. Fiduciary capacity is also not considered as liable for binami transaction. Third, the most important one, any person being an individual, कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस और इन द नेम ऑफ एनी चाइल्ड, कोई भी पर्सन अपनी स्पाउस या अपने चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, एंड
ये जो स्पाउस या चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, जिसका कंसिडरेशन वो इंडिविजुअल के नोन सोर्सेज ऑफ फंड से आया है, तो भी इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिनामी ट्रांजेक्शन। नोन सोर्सेज ऑफ फंड से वो स्पाउस या चाइल्ड का प्रॉपर्टी परचेज किया है उनके नाम पे, इट इज नॉट अ बिनामी ट्रांजेक्शन। मतलब कोई पर्सन अपने स्पाउस या चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करे और पैसा वो खुद दे रहा है, फिर भी इफ इट इज पेड आउट ऑफ नोन सोर्सेज, ये कोई जगह पे बिनामी ट्रांजेक्शन में आएगा नहीं। पुराना जो एक्ट था उसमें एक प्रॉब्लम आता था दैट पुराने एक्ट में चाइल्ड इंक्लूडेड ओनली माइनर डॉटर्स। नाउ चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन, सन और डॉटर, माइनर और मेजर, कोई भी पर्सन यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो गया। मतलब किसी भी चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करो, इफ इट इज आउट ऑफ द नोन सोर्सेज, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिनामी ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ लास्ट एक्सेप्शन, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, बिकॉज इस एक्सेप्शन की वजह से जो रिक्वायरमेंट है उससे काफी सारे लोग बिनामी ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रिगर हो जाएंगे। काफी सारे लोग इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं होंगे, उसकी वजह से ट्रिगर हो जाएंगे। यहां पे लिखा गया है, एक्सेप्शन है इफ यू परचेज द प्रॉपर्टी इन नेम ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। अगर कोई पर्सन अपने भाई या बहन लीनियरली असेंडेंट या डिसेंडेंट, मतलब लीनियरली असेंडेंट या डिसेंडेंट किसी के भी नाम से प्रॉपर्टी परचेज करे, पहले भी परचेज करते थे, बेनामी में नहीं आता, प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। टू कंडीशन में फर्स्ट, जिस पर्सन के नाम से हमने प्रॉपर्टी परचेज की उस प्रॉपर्टी में हमारा नाम एज अ को ओनर इंक्लूड होना चाहिए। हम हमारे लीनियरली असेंडेंट या डिसेंडेंट के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो को ओनर के तौर पे अगर हमारा नाम इंक्लूडेड है और जो पैसा हमने दिया वो नोन सोर्सेज से है, तो ये बिनामी ट्रांजैक्शन नहीं है, अदरवाइज इट विल बी बिनामी ट्रांजैक्शन। मतलब बहुत पहले के टाइम पे लोग प्रॉपर्टी खुद के नाम से नहीं लेते थे, अपने स्पाउस या चाइल्ड के नाम से नहीं लेते थे, वो लेते थे अपने भाई या बहन के नाम से, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से, बिनामी से बचने के लिए। पर अभी बिनामी से बचने का रास्ता यहां पे खत्म, बिकॉज अगर आपने अपने लीनियरली असेंडेंट या डिसेंडेंट, मतलब कोई पर्सन अपने पेरेंट्स के नाम पे या ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे, ब्रदर या सिस्टर के नाम पे या इवन ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे परचेज करता है, चाइल्ड इज नॉट कवर्ड बिकॉज चाइल्ड इज देयर अंडर एक्सेप्शन 3। सो उसमें ज्वाइंट ओनर के तौर पे नाम नहीं होगा तो चलेगा, बट चाइल्ड के अलावा लीनियरली डिसेंडेंट, ग्रैंड चाइल्ड, उनके नाम पे अगर परचेज किया है तो कंपलसरी है कि उस पर्सन का नाम को ओनर के तौर पे दर्ज हुआ हो। को ओनर के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट में अगर प्रोवाइडेड है एंड पेमेंट हैज बीन मेड ऑफ नोन सोर्सेज, तो वो बिनामी ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिनामी ट्रांजैक्शन। मतलब आज अगर आप भाई के नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करो और उसमें को ओनर के तौर पे आपका नाम ऐड ना करो, तो वो ट्रांजैक्शन बिनामी ट्रांजैक्शन में फॉल हो गया। इफ योर ब्रदर इज होल्डिंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू, अगर आपके भाई उसको आपके बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज बिनामी ट्रांजैक्शन, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। बट यस, यहां पे सबसे पहला हमने देखा बिनामी ट्रांजैक्शन, जहां पे एक पर्सन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है जिसके लिए कंसिडरेशन किसी और ने प्रोवाइड किया। जो पर्सन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है वो होल्ड कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया। उसके 4 एक्सेप्शन, पहला, अगर कोई एचयूएफ के कर्ता के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है जिसके लिए कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय एचयूएफ नोन सोर्सेज, तो वो बिनामी नहीं है। सेकेंड, अगर कोई फिड्यूशियरी कैपेसिटी में प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है अपने नाम पे, बिनामी ट्रांजैक्शन नहीं है। थर्ड, अगर कोई अपने स्पाउस या चाइल्ड के नाम पे परचेज कर रहा है प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन इज पेड आउट ऑफ नोन सोर्सेज, बिनामी ट्रांजैक्शन नहीं है। एंड फोर्थ, अगर कोई पर्सन अपने ब्रदर, सिस्टर, लीनियरली असेंडेंट, डिसेंडेंट के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करता है, इफ इट इज आउट ऑफ नोन सोर्सेज एंड इफ द नेम ऑफ अ पर्सन इज जॉइंट एज एडेड एज अ जॉइंट ओनर, देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिनामी ट्रांजैक्शन। ये पहला ट्रांजैक्शन था और उसके 4 एक्सेप्शन थे। नाउ दूसरा बिनामी ट्रांजैक्शन कौन सा? तो सेकेंड, a transaction or arrangement in respect of which property carried out or made in a fictitious name.
पैसा मैंने दिया है पर प्रॉपर्टी मैंने ऐसे नाम के पर्सन पे रजिस्टर करवा दी जो फिक्टिशियस पर्सन है, ऐसे कोई एज्यूम नाम दे दिया, ऐसा कोई पर्सन जो दुनिया में एक्सिस्टेंस में ही नहीं, मैंने पैसा दिया वो क्लियर है, पर प्रॉपर्टी बेनामीदार इज अ फिक्टिशियस पर्सन। पहले बेनामी ट्रांजैक्शन में बेनिफिशियल ओनर एज वेल एज बेनामीदार दोनों नोन थे, एग्जिस्टिंग पर्सन थे। इन सेकेंड बेनामी ट्रांजैक्शन मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रही हूं, बेनिफिशियल ओनर इज एग्जिस्टिंग बट बेनामीदार इज फिक्टिशियस। मैंने किसके नाम पे परचेज किया, कौन है ये पर्सन, एग्जिस्टेंस में नहीं है, एवे किसी पर्सन का नाम ऐड कर दिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजैक्शन। थर्ड, transaction or arrangement where the real owner of the property is not aware of or denies knowledge of such property। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पे रियल ओनर बोलता है मेरे को पता ही नहीं है प्रॉपर्टी कब आई, मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कब हुई। डिनाइज, बेनिफिशियल ओनर बेनामीदार दोनों एग्जिस्टिंग पर्सन है, दोनों एग्जिस्टिंग है, बट बेनामीदार इज डिनाइंग कि आई एम नॉट अवेयर मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कब हुई। एग्जाम्पल, बहुत पहले डीमोनेटाइजेशन के दौरान जनधन योजना के टाइम पे ये जनधन खातों में बहुत सारी अमाउंट जमा करते थे लोग अपने ड्राइवर के नाम पे या अपने कोई सर्वेंट के नाम पे। वो सर्वेंट बोल दे कि मेरे को नहीं पता मेरे अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए, मुझसे कभी साइन करवा लिया होगा, मुझे नहीं पता ये पैसे कब आए। बोथ आर अवेयर, बोथ आर एग्जिस्टिंग, बट बेनामीदार इज सेइंग मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे पास कब आए। ये सिचुएशन में इट विल बी अ ट्रांजैक्शन नंबर 3, बेनामी ट्रांजैक्शन, वेयर बेनामीदार एंड बेनिफिशियल ओनर बोथ आर एग्जिस्टिंग बट बेनामीदार डिनाइज कि मुझे नहीं पता मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कब हुई। एंड द लास्ट वन जिसके अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पर्सन प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल। मतलब अब तक ऐसा होता था कि बेनामीदार जाना नहीं जाता था, यहां पे बेनिफिशियल ओनर इज नॉट ट्रेसेबल। ओनर किसी के नाम पे पैसा चला गया, वो बोलता है मुझे नहीं पता ये किसका है, मुझे नहीं पता ये किसका है। जनधन अकाउंट में और एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन काफी सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई थी कि एक पर्सन ऐसा बोल के गया कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपीस किसने जमा करवाए, किसने जमा करवाए मुझे नहीं पता। अब उस टाइम पे बेनिफिशियल ओनर इज अ फिक्टिशियस पर्सन, तो उस ट्रांजेक्शन को भी हम क्या मानेंगे, बेनामी ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजैक्शन को भी हम बेनामी ट्रांजैक्शन में कंसिडर करेंगे। बेनामी ट्रांजैक्शन 4 चीजें, फर्स्ट, बोथ बेनामीदार बेनिफिशियल ओनर आर एग्जिस्टिंग। बेनिफिशियल ओनर पैसा देता है, बेनामीदार प्रॉपर्टी खरीदता है एंड होल्ड कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। सेकेंड ट्रांजैक्शन वेयर बेनामीदार इज अ फिक्टिशियस पर्सन, पैसा देने वाला कौन है वो पता है, पर प्रॉपर्टी है वे किसी के नाम पे ऐसे ही रख दी है, वो पर्सन जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तीसरा, दोनों एग्जिस्टिंग है, बेनिफिशियल ओनर एंड बेनामीदार, बट बेनामीदार डिनाइज कि मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कब हुई। लास्ट है जहां पे बेनिफिशियल ओनर पैसा किसने प्रोवाइड किया वही ट्रेसेबल नहीं है या वही फिक्टिशियस है। ये 4 बेनामी ट्रांजैक्शन में आएंगे। That is the definition of Benami transaction, the biggest definition and charging section under this act. Friends, now we will see what about the consequences of any Benami transactions which are entered. अब Benami transaction के related जो act है, existence में 1988 में आ चुका था, but with amendment actually notify हुआ from 1st November 2016. सो अब हम देखेंगे कि बेनामी ट्रांजैक्शंस जो इस एक्ट के एनफोर्समेंट में आने से पहले हुए, दैट इज 1 नवंबर 2016 से पहले कुछ ट्रांजैक्शन हो चुके, तो उसके सामने कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शंस जो इस एक्ट के एक्चुअली नोटिफाई होने के बाद एग्जिस्टेंस में आए, उसके लिए कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होगी। स्टार्टिंग विथ कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड विथ बेनामी ट्रांजैक्शंस एंटर्ड प्रायर टू 1 नवंबर 2016। 1 नवंबर 2016 से पहले कुछ ट्रांजैक्शन हुए थे, तो क्या इंप्लीकेशंस होगी फ्रेंड्स। सबसे पहले इंप्लीकेशन दैट इज कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एंटर्ड टू प्रायर टू 1 नवंबर 2016। इट सेज एज बेनामी ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और ये पनिशेबल ऑफेंस के सामने आपको एक फाइन लगेगा।
जो गवर्नमेंट को, कोर्ट को ठीक लगे वो। बेनामी ट्रांजेक्शन्स जो इस एक्ट के एग्जिस्टेंस में आने से पहले हुए थे, उसके लिए फाइन विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, बट imprisonment which may extend to 3 years और फाइन तो जो कोर्ट को ठीक लगा, और इवन इट कैन बी विथ बोथ। Whoever enters into any benami transaction shall be punishable with imprisonment for a term of 3 years or with fine or even with both. Second implication about this transaction entered prior to 1st November 2016 is prohibition on right to recover any property which is held benami. अगर कोई जगह पे कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी के तौर पे किसी ने अक्वायर करके रख दी बेनामीदार ने, अब बेनामीदार ने अक्वायर की है जिसके लिए कंसिडरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय बेनिफिशियल ओनर। लास्ट हमने बेनामी का जो डेफिनेशन पढ़ा उसमें था कि बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के लिए कंसिडरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय बेनिफिशियल ओनर बट प्रॉपर्टी हैज बीन हेल्ड बाय बेनामीदार। अब बेनामीदार जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो है तो किसी और की, सिर्फ उसने अपना नाम दिया है। वो बेनामीदार अगर वो प्रॉपर्टी वापस करने से मना कर दे तो एक्चुअल ओनर जो शायद कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी रखी जा सकती है, वो उसको वापस नहीं मांग सकता। दैट मीन्स इट इज सेड एज नो सूट, क्लेम और एक्शन टू एनफोर्स एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी अगेंस्ट द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड। किसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी? तो बेनामीदार। और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन शेल लाई बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन क्लेमिंग टू बी द रियल ओनर। जो बोल रहा है कि नहीं पैसा तो मैंने दिया था, पैसा तो मैंने दिया था, मैं एक्चुअल ओनर हूं, मैं रियल ओनर हूं, फिर भी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे रखी है, तो जिसके नाम पे रखी है उससे वापस मांगने का अधिकार, अगर वो प्रॉपर्टी बेनामी है तो चला जाएगा। दैट इज सेकेंड इम्प्लीकेशन। थर्ड इम्प्लीकेशन इज कि जो भी पर्सन बेनामीदार है या रियल ओनर है, कोई भी पर्सन अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस है या उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई ऐसे स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग है या उसके रिलेटेड कोई केसेस चल रहा है, तो उसमें उनके सामने डिफेंस कोई अवेलेबल नहीं होगा कि भाई मैं तो सिर्फ बेनामीदार हूं, मेरे तो सिर्फ नाम पे प्रॉपर्टी है, किसी और ने कंसिडरेशन दिया था, मैं तो उसको सिर्फ रख रहा हूं। उसको भी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, या फिर जो रियल ओनर है वो पर्सन भी पेनल्टी के लिए लायबल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट वही बोलता है, नो डिफेंस बेस्ड ऑन एनी राइट रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी वेदर अगेंस्ट पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड। दैट इज बेनामीदार। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रखी गई है बेनामीदार, वो भी कोई डिफेंस नहीं लिख सकता, और अगेंस्ट एनी पर्सन शेल बी अलाउड एनी सूट, क्लेम और एक्शन और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन क्लेमिंग टू बी द रियल ओनर। जो क्लेम कर रहा है उसके लिए कोई डिफेंस भी अवेलेबल होगा नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी, द इम्प्लीकेशन, प्रॉपर्टी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। बेनामी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन में कौन सी चीजें आती है? तो चार चीजें हमने देखी थी। पहला, जहां पे बेनामीदार बेनिफिशियल ओनर दोनों क्लियर है, दोनों एग्जिस्टिंग है, जहां पे बेनिफिशियल ओनर पैसा दे रहा है, बेनामीदार प्रॉपर्टी को अपने नाम पे होल्ड कर रहा है, और वो होल्ड कर रहा है फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फॉर बेनामीदार। सेकेंड, जहां पे बेनामीदार जो है वो फिक्टिशियस पर्सन है, पैसा किसी ने दे दिया, प्रॉपर्टी किसके नाम पे अक्वायर्ड है वो पर्सन क्लियर नहीं है। थर्ड इम्प्लीकेशन, जहां पे बेनामीदार बेनिफिशियल ओनर बोथ आर एग्जिस्टिंग, बोथ आर अवेयर, बट बेनामीदार डिनाइज कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। एंड फोर्थ वाज, जहां पे बेनिफिशियल ओनर कौन है वो ट्रेसेबल नहीं है, मतलब मेरे अकाउंट में किसने पैसा जमा करवाया वही मुझे नहीं पता। तो उस सिचुएशन में एनी ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी विल बी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। एंड to remind you, benami property includes any proceeds from such property। मतलब वो प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी खुद कन्फिस्केट हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो भी, प्रॉपर्टी नहीं है, उसको बेच दिया, उसको रियलाइज कर दिया, तो भी वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी को बेच के हमने कुछ अधिकार रियलाइज कर लिया है, तो वो अधिकार, दैट इज वो पैसा हो या दूसरी कोई प्रॉपर्टी हो, एनी प्रोसीड्स विल ऑल्सो बी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। वो पैसा भी हमारे पास से कॉन्फिस्केशन से वापस मांगा जा सकता है। सो दिस वर द ट्रांजेक्शंस जो 1 नवंबर 2016 इस एक्चुअल एक्ट के एनफोर्समेंट में आने से पहले हुए थे। व्हाट अबाउट द ट्रांजेक्शंस जो 1 नवंबर 2016 के बाद हुए?
मतलब 1 नवंबर 2016 के बाद अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका क्या इम्प्लीकेशन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद 1 नवंबर 2016। द लास्ट कंसिक्वेंस विच इज रिलेटेड विद ट्रांजेक्शन जो 1 नवंबर 2016 से पहले हुए थे, प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर बेनामीदार बेनिफिशियल ओनर कभी चाहे कि वो प्रॉपर्टी वो रीट्रांसफर करवा दे, मतलब आज किसी ने पैसा दिया था और मेरे नाम पे प्रॉपर्टी रखी गई थी, मैं उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही हूं फॉर द पर्सन जिसने पैसा दिया था, तो भी वो प्रॉपर्टी मैं बेनामीदार के तौर पे होल्ड कर रही हूं, मुझे अगर वो प्रॉपर्टी रीट्रांसफर करके उसको एक्चुअल ओनर को वापस करना है, देन देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार। मान लो मुझे डर लगा कि नहीं कभी भी बेनामी की नोटिस मेरे पे आ सकती है, मुझे भी पनिशमेंट मिल सकता है, मैं सामने से जाके बेनिफिशियल ओनर को बोल देती हूँ भाई अब मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं रखनी, आप अपने नाम पे रीट्रांसफर करवा लो, तो भी इट इज नॉट अलाउड फॉर बेनामीदार टू रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ बेनिफिशियल ओनर। नो पर्सन बीइंग अ बेनामीदार शैल रीट्रांसफर द बेनामी प्रॉपर्टी। कोई भी पर्सन जो बेनामीदार है उसको बेनामी प्रॉपर्टी रीट्रांसफर करने की टू द बेनिफिशियल ओनर और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, देन सच रीट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड। वो जो रीट्रांसफर हुआ वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। हाँ, एक बात यहां पे चेंज होती है कि अगर रीट्रांसफर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के हिसाब से हुआ, सर अरुण जेटली जी एक स्कीम लेके आए थे इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, दैट वाज आल्सो बिफोर डिमोनेटाइजेशन, जहां पे हमें 30 सितंबर से पहले हमारी इनकम जो ब्लैक मनी था वो डिक्लेयर कर देना था, और उसके रिलेटेड उन्होंने टाइम दिया था कि उसके ऊपर जो पेनल्टीज है वो 1 साल के अंदर उनको पे करनी थी। वो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में एक बेनामी ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर करने की भी परमिशन थी, और वो बेनामी प्रॉपर्टी अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो वो डिक्लेयर करके इट वाज अ कंपल्सन के विद इन 1 ईयर इट शुड बी रीट्रांसफर, तो वो जो रीट्रांसफर होता था वो यहाँ पे अलाउड है। अगर वो रीट्रांसफर उस हिसाब से हुआ है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तो इट विल बी अलाउड, अदरवाइज बेनामी ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी जो होल्ड कर रहा है उसको वो प्रॉपर्टी रीट्रांसफर करने का भी अधिकार नहीं है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ कंसिक्वेंसीज बिफोर 1 नवंबर 2016 हो चुका, नाउ ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2016, मतलब ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑन बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, ये एग्जिस्टेंस में आने के बाद ये जो कंसिक्वेंसीज हैं उन कंसिक्वेंसीज में क्या फर्क पड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है पर थोड़ी सी पनिशमेंट डिफर करेगी। Whoever enters into any Benami transaction on or after 1st November 2016 shall be punishable under section 53 of the act. इस एक्ट के सेक्शन नंबर 53 में जो पनिशमेंट लिखी है उस हिसाब से दैट पर्सन विल बी पनिशेबल। क्या पनिशमेंट लिखी है? तो पनिशमेंट बोलता है Section 53 provides that where any person enters into Benami transaction in order to defeat any provision of law or statutory dues or to avoid any payment to creditor, तो उसको punishment मिलेगी। पर punishment किसको मिल सकती? Who will be liable? Beneficial owner, obviously yes, because वो तो try ही कर रहा है अपनी income छुपाने की। बेनामीदार, obviously yes, because वो support कर रहा है। And any other person who abates or induces the person to enter into any Benami transaction, कोई भी पर्सन अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर करने से तो वो पर्सन भी यहाँ पे लायबल हो सकता है। क्या लायबिलिटी क्रिएट होगी? तो लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है अबाउट बेनामी ट्रांजेक्शन, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 7 years, 1 से लेके 7 साल तक की जेल की सजा, even fine up to 25% of the FMV of property. So पहले fine was not prescribed, it was decided by court. Now it is very clearly given that fine up to 25% of the FMV of property. Fair market value of property जो है उसके 25% तक का फाइन लगेगा। फेयर मार्केट वैल्यू मतलब नॉट द वैल्यू जो हमने अक्वायर किया उस टाइम पे थी, आज की जो FMV होगी
या उस टाइम की जो एफएमवी होगी उसके 25% तक की पेनल्टी लग सकती है, और इवन इट कैन बी कंसिडर्ड एज बोथ। सो यहाँ पे जो पनिशमेंट था वो पुराना 1 नवंबर से पहले के ट्रांजेक्शन के लिए जो था उससे थोड़ा सा ज्यादा कहा जा सकता है। सेकेंड, अगेन इट इज ऑलमोस्ट सेम, प्रोहिबिशन of the right to recover the property held benami. Even after 1st November 2016 or on 1st November 2016 कोई बेनामी ट्रांजेक्शन हुआ था, एक पर्सन ने पैसा दिया दूसरे को कि ये पैसा रख और तू मेरे नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर, प्रॉपर्टी खुद के नाम पे रखना मेरे बेनिफिट के लिए। बेनामी ट्रांजेक्शन है, वो पर्सन पैसा प्रोवाइड करने के थोड़े टाइम बाद प्रॉपर्टी वापस रिकवर करना चाहता है तो भी again no suit or action shall lie in respect of any property held benami against the person in whose name the property is held or against any other person shall lie by or on behalf of person claiming to be the real owner। जो रियल ओनर बनने का क्लेम कर रहा है उसके सामने कोई भी अधिकार रहेगा नहीं। अगेन नो डिफेंस shall lie, no defense based on any right in respect of any property held benami। कोई भी जगह पे कोई बेनामी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, ना ही बेनामीदार को ना ही बेनिफिशियल ओनर को। दैट इज द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन शेल बी अलाउड और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन क्लेमिंग टू बी द रियल ओनर। इवन प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बेनामी इज लायबल फॉर कन्फिस्केशन। वो तो पहले भी था, अभी भी है। वो प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन का हिस्सा थी, वो प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुई थी, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कन्फिस्केशन के लिए लायबल। और अगेन प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। मतलब अगर वो प्रॉपर्टी बेच के कुछ पैसा आया तो वो अगर हमारे पास है ट्रेस किया जा सकता है तो दैट कैन ऑल्सो बी कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केट तो हो जाएगी प्लस 25% ऑफ दी एफएमवी पेनल्टी भी लगेगी। कन्फिस्केट होने के बाद भी इट विल बी पेनल्टी ऑफ 25% ऑफ दी एफएमवी ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगेन प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर। नो पर्सन बीइंग अ बेनामीदार shall retransfer property held benami by him to the beneficial owner or any other person acting on his behalf। बेनामीदार को कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसके नाम पे ऑलरेडी है जो बेनामी ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा है, उसको अगर रीट्रांसफर करना है तो रीट्रांसफर करने पे भी बेनामीदार को प्रोहिबिट किया गया। नो पर्सन बीइंग अ बेनामीदार शैल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी by him to the beneficial owner or any other person acting as on his behalf, then even अगर उन्होंने retransfer कर दिया then such retransfer will be considered as null and void। हाँ, again income declaration scheme जो अरुण जेटली जी लाए थे 2016 में, उस स्कीम के हिसाब से अगर किसी ने retransfer कर दिया है तो it will not be considered as बेनामी। यहाँ पे हमारी कॉन्सिक्वेंसेस जो थी वो खत्म हो रही है। नाउ सर व्हाट अबाउट द पार्ट परफॉर्मेंस। अब पार्ट परफॉर्मेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म। हमारे इंडिया में कई बार ऐसा होता है कि बानाखत और अगेन से टोकन मनी पे कर दिया जाता है और टोकन मनी पे करके प्रॉपर्टी को बुक करवाया जाता है। टोकन मनी पे किया, फुल एफिडेविट नहीं हुआ, मतलब फुल किसी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। अभी सिर्फ एक टोकन मनी पे हुआ है और वो जो टोकन मनी पे हुआ है इट इज नोन एज पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि मैंने टोकन मनी दे दिया, उस पर्सन ने मुझे पोजेशन दे दिया, मेरे पास घर का पोजेशन आ गया, अब मैं उस पोजेशन को अपने पास होल्ड कर रही हूं। ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरे बेनिफिट के लिए है पर किसके नाम पे है, अभी भी सेलर के नाम पे, जिसने मुझे बेचा था पर अभी भी उसने मेरे नाम पे एफिडेविट नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म। इफ इट इज पार्टली परफॉर्म तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन और बेनामी एक्ट। बोलते हैं कि भाई अगर आप जेन्युइन हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप जेन्युइन हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बेनामी ट्रांजैक्शन शेल नॉट इंक्लूड मेनी थिंग्स। फर्स्ट,
possession of the property, अगर हमने दे दिया है जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया था, मतलब अगर मैंने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया है और मुझे possession दे दिया गया है एंड मैं उस possession को अभी भी कंटिन्यू कर रही हूं, आई एम कंटिन्यूइंग टू होल्ड द possession. सेकेंड, जो हमने बानाखत किया था या जो हमने टोकन मनी का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है, और इवन हमने जो स्टैम्प ड्यूटी पे करने का कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर भी करवा दिया है. ये जो रजिस्टर करवा दिया है, ये सारी इम्प्लीकेशन फुलफिल हो गई तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन में नहीं होगा. ये प्रॉपर्टी भले ही सेलर के नाम पे है, अभी भी उसने मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं की, इट विल बी स्टिल कंसिडर्ड एज नो बेनामी ट्रांजेक्शन, बिकॉज आप जेन्युइन हो. इंडिया में बानाखत के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना अलाउड है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नो बेनामी ट्रांजेक्शन. सो यहां पे बेनामी ट्रांजेक्शन पार्ट परफॉर्मेंस को क्या कर दे रहा है, एक्सक्लूड. नाउ आपके मॉड्यूल में कुछ चीजें नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. केस लॉज, प्रैक्टिकल केस आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पे हमारे काफी सारी जगह पे मेंशन है कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के हिसाब से अगर रीट्रांसफर हुआ है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजेक्शन. इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के हिसाब से हुआ है तो बेनामी नहीं है. तो व्हाट वाज द इनकम डिक्लेरेशन, आपको अगर प्रैक्टिकल केस पूछ के उसमें इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के हिसाब से कुछ पूछे, यू शुड बी अवेयर कि उसकी इम्प्लीकेशन बेनामी के साथ कंपेयर कैसे की जाती. सो स्टार्टिंग विथ इनकम डिक्लेरेशन स्कीम एंड इम्प्लीकेशन अंडर दिस एक्ट. इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इन द ईयर 2016 केम अप विथ वन स्कीम कॉल्ड इनकम डिक्लेरेशन स्कीम. ही सेड कि आपके पास जितना ब्लैक मनी है उसको डिस्क्लोज कर दो. शायद फ्रेंड्स यू विल रियलाइज नाउ कि डीमोनेटाइजेशन वाज द लास्ट एक्शन. स्टार्टेड विद जनधन अकाउंट्स, उसको ओपन करवाना, देन इट वाज कंसिडर्ड कि धीरे धीरे इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लाए कि आप ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करो. देन इट वाज के 1 नवंबर को बेनामी ट्रांजेक्शन का जो एक्ट था इट वाज नोटिफाइड, एंड लास्ट वाज कंसिडर्ड एज डीमोनेटाइजेशन. उससे पहले काफी सारे मौके दिए गए थे अपनी ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करने के, एंड उसमें से एक था ये इनकम डिक्लेरेशन स्कीम. व्हाट वाज द स्कीम? इट वाज सेड एज इनकम डिक्लेरेशन स्कीम अलाउ कर रहा था कि आप अपनी अनडिस्क्लोज डोमेस्टिक इनकम, फॉरेन इनकम नहीं, बट यू कैन डिक्लेयर योर अनडिस्क्लोज डोमेस्टिक इनकम वेदर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट और नॉट. आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, अगर असेट के फॉर्म में है या नहीं है, आपको परमिशन है कि आप उसको डिक्लेयर करो. डिक्लेरेशन करने की लास्ट डेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी, दैट वाज 30 सितंबर 2016, 30 सितंबर 2016 तक. एंड अगर आप असेट डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरी ये एसेट थी, मैंने परचेज करके रखी थी पर मैंने डिक्लेयर नहीं की, अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो इट शुड बी डिक्लेयर्ड एट दी मार्केट वैल्यू FMV एज ऑन 1 जून 2016. 1 जून 2016 को जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उस हिसाब से एसेट को डिक्लेयर करो. जितना भी आपने डिक्लेरेशन किया इसके ऊपर गवर्नमेंट से 45% पे करो. 45% गवर्नमेंट का, ब्लैक मनी डिस्क्लोज करने के सामने 45% किसका, गवर्नमेंट का. 45% आपको पे करना था ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2017. भाई 1 साल का टाइम देते हैं, आपने जितना भी डिस्क्लोज किया उसके ऊपर 45% जो गवर्नमेंट का बनता है वो 1 साल में पे करो, नॉट टू बी पेड इमीडिएटली, इट कुड बी पेड विद इन 1 ईयर. एंड उसमें भी गवर्नमेंट ने इंस्टॉलमेंट सिस्टम दी थी कि मिनिमम 25% शुड बी पेड, मिनिमम 25% शुड बी पेड. It is 25 of this 45% to be paid before 30th November 2016. 30 नवंबर 2016 से पहले मिनिमम 25% पे करो. 31 मार्च से पहले मिनिमम 50% पे करो. एंड 30th सितंबर 2017 से पहले मिनिमम 100% पे करो. और
ये जो स्कीम थी ये बोलती थी कि बेनामी प्रॉपर्टी भी आपने अगर होल्ड करके रखी है उसको डिस्क्लोज करो एट द एफएमवी ऑन 1 जून 2016 एंड उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट भर दो अप टू 30 सितंबर 2017 एंड इवन उसको अपने नाम पे रीट्रांसफर करवा लो 30 सितंबर 2017 से पहले। मतलब डिक्लेयर कर दो, 45% गवर्नमेंट को दे दो और गवर्नमेंट को 45% दिए, उसके एक साल में वो अपने पास रीट्रांसफर भी करवा दो। अगर वो प्रॉपर्टी आप उस हिसाब से रीट्रांसफर करवाओगे तो बेनामी एक्ट में जो प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर है वो आपको एप्लीकेबल होगा नहीं। बेनामी एक्ट बोलता है कि प्रॉपर्टी विच आर हेल्ड बेनामी कैन नॉट बी रीट्रांसफर्ड एंड इफ इट इज रीट्रांसफर्ड इट विल बी नल एंड वॉइड। यहाँ पे अगर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के हिसाब से आपने रीट्रांसफर कर दिया इट विल बी परफेक्टली अलाउड। बट अगर आपने बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसको डिक्लेयर कर दिया 30 सितंबर 2016 को और आपको दो काम करने थे, 30 सितंबर 2017 से पहले 45% पे भी करना था और अपने नाम पे रीट्रांसफर भी करवा लेना, था। अगर आपने 45% गवर्नमेंट को नहीं दिया, जो अमाउंट डिक्लेयर की थी उसका 30 सितंबर 2017 से पहले गवर्नमेंट को 45% अगर नहीं मिला तो उस सिचुएशन में अगर 45% नहीं मिला वो प्रॉपर्टी बेनामी मान ली जाएगी और फिर उसमें कोई भी बेनामी एक्ट है वो अप्लाई करेगा। बट इफ यू डिक्लेयर इट बिफोर 30 सितंबर 2016, FMV on 1 June 2016 and 45% of the amount is paid on 30 September 2017, एक साल में 45% पे भी कर दिया, रीट्रांसफर्ड बिफोर 30 सितंबर 2017, तो बेनामी एक्ट अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो यू आर एग्जाम फ्रॉम बेनामी। आपको बेनामी एक्ट क्या प्रोवाइड करेगा? एक एग्जाम्पशन मिलेगा। इफ बेनामी प्रॉपर्टीज वर डिक्लेयर्ड इन इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 45% ऑफ द टोटल अमाउंट डिक्लेयर्ड आर पेड पंक्चुअली and Benami property got retransferred on or before 30th September 2017, then this act shall not apply in respect of so declared property। जो declared Benami property है उसके लिए अब ये एक्ट अप्लाई करेगा नहीं। बट अगर आपने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में बेनामी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं किया, आपने अपनी ब्लैक इनकम डिक्लेयर की बट बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, देन बेनामी एक्ट विल कम इनटू पिक्चर। इट सेज कि अगर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में बेनामी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं हुई देन दे कैन नाइदर बी रिकवर्ड, उसको ना तो रिकवर किया जा सकता है बाय द बेनिफिशियल ओनर बाय फाइलिंग अ सूट, नॉर बेनामीदार कैन रीट्रांसफर इट, बेनामीदार भी उसको रीट्रांसफर नहीं कर सकता। बिसाइड्स बेनामी प्रॉपर्टीज नॉट डिक्लेयर्ड विल बी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय गवर्नमेंट। आप रीट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते पर गवर्नमेंट उसको क्या कर लेगा? अक्वायर भी कर लेगा। एंड इवन बेनिफिशियल ओनर एंड बेनामीदार बोथ विल बी लायबल अंडर प्रोसिक्यूशन। बेनामी एक्ट के अंदर सेक्शन 53 विल प्रोवाइड दी प्रोसिक्यूशन। एंड इवन अगर डिक्लेयर करने के बाद भी डिक्लेरेंट डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ 45% ऑफ द डिक्लेयर्ड अमाउंट, आप डिक्लेरेशन करने के बाद भी 45% तक क्या कर रहे हो? पे करने में डिफॉल्ट कर रहे हो, the declaration will also be considered as void and no immunity under Benami Act will be granted। आपको बेनामी एक्ट के अंदर कोई इम्यूनिटी मिलेगी नहीं। अब immunities under income declaration scheme is available only if declaration is accepted and acknowledged by income tax department। सबसे ज्यादा हमारी गवर्नमेंट ने एक सेफ साइड रख दिया, बोले आप डिक्लेयर करो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। इम्यूनिटी, सामने से आके बता दो कि आपने कुछ ब्लैक मनी कमाया, आप सामने से आके बता दो, हम आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि 45% पे कर दो, ना इनकम टैक्स ना आपको बेनामी प्रॉपर्टी कुछ प्रॉब्लम करेगा। बट छोटा सा स्ट्रिक्ट मार्क, सब्जेक्ट टू कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई क्या? इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल
एंड एक्सेप्टेंस बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये भाई साहब का काम तो थोड़ा सा घोटाले वाला है, इन्होंने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में जो बताया है उससे भी ज्यादा प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है, और इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में जो उसने डिक्लेयर किया वो तो सिर्फ 10% है, वो ये डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने से भी क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, एंड फिर कोई इम्यूनिटी अवेलेबल नहीं होगी, सीधा आपके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आएगा एंड इवन बेनामी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड एक्ट भी आएगा। उल्टा ये तो सामने से आधी आपने प्रॉपर्टी बता दी। सो दिस वाज सब्जेक्ट टू अ बिग रिस्क। कौन सा रिस्क? एक्सेप्टेंस बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो यू आर गेटिंग एन इम्यूनिटी, एंड अगर नहीं किया तो यू आर लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड नो इम्यूनिटी विल बी अवेलेबल टू यू। अब दूसरा आया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन अंडर न्यू बेनामी लॉ। व्हाट इज दिस गरीब कल्याण योजना? ये आया था एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। जब डिमोनेटाइजेशन लाए ना, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने बोला था अभी भी मौका है, डिक्लेयर करो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से कि जो भी आपके पैसे कन्वर्जन है, 500,000 की नोट बंद हो गई थी, आपने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में डिक्लेरेशन किया नहीं था, आपने 500,000 की नोट डिक्लेयर होने से पहले जो जेटली जी ने मौका दिया था उसमें यू डिड नॉट डिक्लेयर योर इनकम, अभी भी मौका है ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन, अभी भी डिक्लेयर कर दो, एंड डिक्लेयर करके उसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ टैक्स प्लस पेनल्टी भर दो, आपकी इनकम ब्लैक मनी नहीं कही जाएगी, एंड उस सिचुएशन में यू विल बी अलाउड कि आपकी इनकम जो ब्लैक मनी नहीं कही जाएगी उसमें आपको बेनिफिट है कि आप पैसा भी इजीली वो 500,000 की नोट जो आप डिक्लेयर कर दो, गवर्नमेंट को पनिशमेंट पे कर दो, उसके बाद कन्वर्ट करवा सकते थे। कौन सी चीजें डिक्लेयर हो सकती थी? तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, बुलियन, डायमंड, अदर वैल्यूएबल्स कैन बी डिक्लेयर आफ्टर सेलिंग देम इनटू कैश और गेटिंग द सेल्स प्रोसीड इनटू बैंक अकाउंट। या तो आप कैश में लेके आओ या तो बैंक अकाउंट में उसको बेच के पैसा जमा करो। डिक्लेरेशन कौन से असेसमेंट ईयर के लिए हो सकता है? तो असेसमेंट ईयर 2017-18 as well as prior years, but declaration is to be made even if scrutiny is pending. आपके सामने इनकम टैक्स का स्क्रूटिनी असेसमेंट भी पेंडिंग है तो भी यू कैन डिक्लेयर। हाँ, स्क्रूटिनी में आपने जो चीजें नहीं डिक्लेयर की थी अब डिक्लेयर करो तो प्रॉब्लम आ सकता है, बट स्टिल आप अभी कन्वर्ट करवाने के लिए ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो भी सेस, जो भी पेनल्टी देनी है वो देके इवन इफ स्क्रूटिनी असेसमेंट इज पेंडिंग यू कैन मेक एन डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन के बाद क्वांटम टैक्स सरचार्ज क्या था? तो भाई टैक्स तो 30% सीधा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस ऑन टैक्स दैट वाज 33% of 30%, that was 9.9 of declared undisclosed income, penalty of 10%, उसके ऊपर भी penalty, that means 39.9 plus 10%, 49.9, total payment to be made, tax, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस plus penalty, that is 49.9% of the declared undisclosed income, और ये आप पे करो, मतलब आप कितना टैक्स पे कर रहे हो? 49.9% प्लस 25% ऑफ द अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना डिपॉजिट। 4 years का डिपॉजिट है, दैट टू नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग। मतलब गवर्नमेंट आपको बोलता है कि 49.9% तो आपको हमें दे ही देना है, प्लस 25% 4 साल के लिए आप हमारी डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो जिसके सामने आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर 4 साल बाद गवर्नमेंट ये पैसा आपको वापस करेगा। मतलब अभी आपका अप्रोक्सीमेटली 75% ब्लॉक होता है जिसमें से आपको 25% आफ्टर 4 years विल बी रिटर्न। एंड अगर ये डिक्लेरेशन अगर आपने कर दिया, ये अमाउंट आपने भर दिया, तो भी भाई, तो भी आपने पैसे अभी बताए, आपने डिस्क्लोज इसलिए किया कि आप 500,000 की नोट जो बंद हुई है उसके सामने आपका ब्लैक मनी इजीली कन्वर्ट करवा सको।
आपको बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कोई इम्यूनिटी ग्रांट होगी नहीं. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी इम्यूनिटी. इनकम डिक्लेरेशन स्कीम ने पहले डिक्लेयर करो तो इम्यूनिटी भी मिलेगी, बट एक बार ये डिमोनेटाइजेशन के बाद अगर आपने डिक्लेयर किया, नो इम्यूनिटी विल बी ग्रांटेड. If a person is enjoying or having undisclosed income, gets it deposited in the account of another, he cannot avail such scheme. भाई आप बेच के ज्वेलरी, बुलियंस जो भी है उसको बेच के अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाओ, अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाओ और डिक्लेयर करो तो थोड़ा भी आपको ये अलाउड होगा अमाउंट. बट अगर आपने किसी और के अकाउंट में जमा करवा के ये क्लेम किया तो भी कोई इम्यूनिटी अंडर बेनामी एक्ट नहीं मिलेगी. ऊपर से आप बेनामी एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टेंगल हो जाओगे. दैट इज डिफरेंट. इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो आपको कोई जगह पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर बेनामी एक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे. मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बोलता था डिक्लेयर करो, 49.9% गवर्नमेंट को दो. 49.9% गवर्नमेंट को दिया, प्लस 25% गवर्नमेंट को दिया 4 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट. पर सामने इनकम टैक्स एक्ट आपको इम्यूनिटी देगा. हम बेनामी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भरोसा नहीं दिलवाए. कोई इम्यूनिटी बेनामी या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं मिलेगा. प्लस अगर आप अपने नाम से डिक्लेयर कर रहे हो, अपने नाम से अपने अकाउंट में जमा करवा के डिक्लेयर कर रहे हो तो इनकम टैक्स एक्ट इम्यूनिटी देगा. दूसरे के अकाउंट में जमा करवाया ना तो इनकम टैक्स एक्ट में से भी कोई इम्यूनिटी नहीं, और बेनामी एक्ट में फंसोगे वो अलग. दैट वॉज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड उसके रिलेटेड बेनामी की इम्प्लीकेशन. अगर कई बार कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन रेफर. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स रिलेटेड विथ दिस बेनामी ट्रांजेक्शन. कोई भी ट्रांजेक्शन बेनामी कहा जाए या नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. मई 2018 का पेपर इसी ही तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर रहा था. सो ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है उसमें से कोई एक आध भी एग्जाम्पल आपको 4 मार्क में पूछा जाए, यू कैन मेक श्योर वेदर टू कंसिडर इट एज बेनामी और नॉट. याद करवा दूं वापस से, बेनामी ट्रांजेक्शन 4. एक पर्सन पैसा पे कर रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी अपने नाम पे अक्वायर कर रहा है. दूसरा जिसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे अक्वायर की है वो प्रॉपर्टी वो होल्ड करके रख रहा है फॉर द पर्सन जिसने पैसा पे किया था. मतलब मिस्टर ए इज पेइंग मनी, मिस्टर बी के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, एंड मिस्टर बी इफ होल्डिंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर ए, then it is benami transaction. Mr. B is considered as benamidar, Mr. A will be considered as beneficial owner and the transaction will be benami transaction. But उसके 4 exceptions. पहला, अगर कोई HUF के पैसे से कर्ता के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज की जाए एंड कर्ता अगर उसको HUF के लिए होल्ड कर रहा है, इट इज नॉट बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड HUF के नोन सोर्सेज ऑफ फंड से वो पैसा पे हुआ था. सेकेंड, किसी पर्सन ने फिड्यूशरी कैपेसिटी में प्रॉपर्टी परचेज की, लाइक पार्टनर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डायरेक्टर. अगर उसने अक्वायर की है और पैसा किसी भी जगह से आया, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म का पैसा है, पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी है, कंपनी का पैसा है, डायरेक्टर के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो भी इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजेक्शन. थर्ड, अगर कोई पर्सन अपने वाइफ या आई कैन से स्पाउस और चिल्ड्रन के नाम से परचेज कर रहा है पर the money is provided out of the known sources, it is not going to be considered as benami transaction. And fourth, अगर कोई पर्सन अपने लीनियरली असेंडेंट, लीनियरली डिसेंडेंट, ब्रदर और सिस्टर किसी के भी नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, उस सिचुएशन में अगर उसने अपने लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, ब्रदर या सिस्टर के नाम से प्रॉपर्टी परचेज की, ज्वाइंट ओनर के तौर पे अपना खुद का नाम रखवाया, एंड इफ द पेमेंट हैज बीन मेड आउट ऑफ नोन सोर्सेज, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजेक्शन. उसको बेनामी ट्रांजेक्शन कहा जाएगा नहीं. ये 4 एक्सेप्शन थे फर्स्ट बेनामी ट्रांजेक्शन के. सेकेंड बेनामी ट्रांजेक्शन वाज कि कोई जगह पे किसी पर्सन ने पैसा दिया और प्रॉपर्टी एवे किसी नाम पे रख दी. ऐसा कोई पर्सन जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, सिर्फ एक नाम रख दिया और उस नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो यहाँ पे बेनामीदार फिक्टिशियस पर्सन है, इट विल बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजेक्शन. थर्ड,
जहां पे बेनिफिशियल ओनर और बेनामीदार दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जनधन योजना, किसी ने अपने ड्राइवर के अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया, बट ड्राइवर सेज मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में पैसा कब जमा हुआ, कब मेरे से पेपर साइन करवा लिया, मुझे नहीं पता, मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी कब हुई उसके बारे में मुझे नहीं पता, देन इट इज अगेन कंसिडर्ड एज अ बिनामी ट्रांजेक्शन। इन फोर्थ, जहां पे बेनिफिशियल ओनर इज नॉट ट्रेसेबल, प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, वो बोल रहा है मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, पर किसने की, कब की, मुझे कुछ नहीं पता। जनधन योजना में अचानक से आके कोई बोलता है मेरे अकाउंट में 1 करोड़ जमा हुए, पर किसके जमा हुए मुझे नहीं पता। उस सिचुएशन में बेनिफिशियल ओनर वाज फिक्टिशियस। ये 4 बिनामी ट्रांजैक्शन में आते हैं और फर्स्ट ट्रांजैक्शन के 4 एक्सेप्शन। यहां पे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ट्रिगर करने का देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर एक्स, नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI, purchased a flat for ₹10 lakh in the joint name of his brother and himself from his NRE account. सबसे पहली बात, भाई के नाम पे परचेस किया बट जॉइंट नेम में खुद का नाम रखा है। प्लस इफ इट इज पेड आउट ऑफ NRE अकाउंट देन फंड भी आउट ऑफ नोन सोर्सेज है। यहां पे इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिनामी ट्रांजेक्शन। Even Mr. X is holding it for the benefit of himself only. It is not considered as बिनामी transaction. And अगर यहाँ पे हम कंसिडर करने जाए तो भाई के नाम पे परचेस किया, जॉइंट ओनर के नाम पे अपना नाम लिखा, प्लस नोन सोर्सेज ऑफ फंड है, इट इज नॉट गोइंग टू बी बिनामी ट्रांजेक्शन। एग्जाम में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए, यू कैन रेफर टू इट। सेकेंड, मिस्टर एक्स, नॉन रेसिडेंट इंडियन, परचेस्ड अ फ्लैट फॉर ₹10 lakh, पेड 5 लाख बाय द अकाउंट पे चेक। 5 लाख रुपया उसने अकाउंट पे चेक से पे किया, एंड रेस्ट जो बाकी की अमाउंट थी ही पेड इन कैश। 5 लाख जो उसने पे किया, इट वाज कंसिडर्ड एज कि उसने वो ब्लैक मनी, दैट इज कैश से पे किया। रजिस्ट्री वाज डन एट अ वैल्यू ऑफ 5 लाख रुपीज विच वाज पेड बाय चेक। सिंस प्रॉपर्टी इज नेम इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स, नॉट इन द अदर्स नेम, it is not considered as बिनामी ट्रांजेक्शन। सी, यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट क्या है, जिसने पैसा पे किया है क्या उसके नाम पे प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखो, मिस्टर एक्स जो पैसा पे कर रहा है, प्रॉपर्टी उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। भले ही उसने 5 लाख ब्लैक में दिया, 5 लाख कैश में दिया, पर प्रॉपर्टी तो उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, कोई बिनामीदार इन्वॉल्व नहीं है। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बिनामी ट्रांजेक्शन। उसको बिनामी ट्रांजेक्शन गिना जाएगा नहीं, बिकॉज द पर्सन इज होल्डिंग इट इन हिज ओन नेम, इट विल नॉट बी अ बिनामी ट्रांजेक्शन। बट इसी एग्जाम्पल में अगर प्रॉपर्टी वॉज परचेस्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर वाई, देन इट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज बिनामी ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाए तो, मिस्टर एक्स, अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, परचेस्ड अ फ्लैट फॉर ₹10 lakh in the joint name of his brother and himself and made the payment from unknown sources. जॉइंट नेम में परचेज किया है खुद के और भाई के नाम से, एंड ही हैज मेड द पेमेंट आउट ऑफ द अननोन सोर्सेस। याद आए तो बिनामी प्रॉपर्टी में बिनामी ट्रांजैक्शन का फर्स्ट ट्रांजैक्शन और उसमें फोर्थ एक्सेप्शन बोलता है अपने भाई के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करो, आपका नाम जॉइंट ओनर के तौर पे भी होना चाहिए और इट शुड बी आउट ऑफ द नोन सोर्सेज ऑफ फंड, तो वो बिनामी के ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ट्रीटेड एज बिनामी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट परचेज्ड अ फ्लैट फॉर ₹10 lakh in the joint name of his brother and himself and made the payment from unknown sources. It will definitely be बिनामी transaction and transaction में कौन सा वाला clause आएगा तो first. Now moving towards another question. Mr. X is an Indian holding property which is in the name of unknown person. जब कोई पर्सन प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, वो खुद के नाम से परचेज करे, खुद कंसिडरेशन प्रोवाइड करे, नॉट अ प्रॉब्लम। किसी और के नाम से परचेज करे और वो 4 एक्सेप्शन में फॉलो हो रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम। 4 एक्सेप्शन में HUF का कर्ता, फिड्यूशियरी पोजीशन, स्पाउस और चाइल्ड, और इवन इट वाज कंसिडर्ड एज ब्रदर और सिस्टर, लीनियरली असेंडेंट और डिसेंडेंट, इनमें से कोई भी हो, इट विल नॉट कंसिडर एज अ प्रॉब्लम।
पर यहाँ पे कोई पर्सन अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, इट इज इन द नेम ऑफ अननोन पर्सन। याद आए तो इट वॉज कंसिडर्ड एज पार्ट 2 वेर यू आर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अ पर्सन हु इज फिक्टिशियस। यहाँ पे बिनामीदार विल बी अ फिक्टिशियस पर्सन। पैसा किसने दिया पता है? प्रॉपर्टी जिसके नाम पे रजिस्टर हुई है, ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजेक्शन। एंड हमारे बेनामी ट्रांजेक्शन के पॉइंट नंबर 2 में ये आता है वेर बेनिफिशियल ओनर इज क्लियर बट बेनामीदार इज फिक्टिशियस पर्सन। अनदर क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल जो आपको प्रोवाइड की गई है उसमें अब भी है, बट मेन एग्जाम में जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी विदाउट एनी एग्जाम्पल्स। सो ये एग्जाम्पल्स आपको अब भी एक प्रैक्टिस के लिए रेफर किए जाते हैं, बट मेन एग्जाम में जो आपको बुक प्रोवाइड होगी इन दैट बुक दिस विल नॉट बी अवेलेबल। सो आप यहाँ पे अभी ये समझ लो, अगर एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आए या इनसे कनेक्टेड थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन आए, सो यू शुड बी क्लियर। मिस्टर एक्स, अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, परचेस्ड a flat for rupees 10 lakh in the name of his wife from his NRE account। यहाँ पे मिस्टर एक्स है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, फ्लैट परचेस कर रहा है अपनी वाइफ के नाम पे, दैट इज स्पाउस के नाम पे। स्पाउस के नाम पे कर रहा है, साथ में वो जो पे कर रहा है उस पे करने के टाइम पे वो जो पैसा पे कर रहा है दैट इज आउट ऑफ NRE अकाउंट, दैट इज आई कैन से नॉन सोर्सेज ऑफ फंड। हमारे बेनामी ट्रांजेक्शन में एक पर्सन पैसा पे कर रहा है, कौन? मिस्टर एक्स। प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स, दैट इज प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय अनदर एंड वाइफ इज होल्डिंग फॉर द इमीडिएट फ्यूचर बेनिफिट ऑफ हर हस्बैंड, देन ऑल्सो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये है एक्सेप्शन नंबर 3 जहां पे कोई स्पाउस या चाइल्ड के नाम से परचेज करे एंड परचेज करने के टाइम पे जो कंसिडरेशन पे किया गया है, इफ दैट कंसिडरेशन इज आउट ऑफ द नोन सोर्सेज ऑफ फंड देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजेक्शन। उसको फिर बेनामी ट्रांजेक्शन माना जाएगा नहीं। यहाँ पे मिस्टर एक्स जो पे कर रहे हैं स्पाउस के नाम से, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड एक्सेप्शन नंबर 3 की। दूसरा, यहाँ पे NRE अकाउंट है, सो सोर्स ऑफ फंड इज ऑल्सो क्लियर एंड सोर्स ऑफ फंड इज क्लियर, तो भी ये बेनामी ट्रांजेक्शन में नहीं होगा। Another example we can consider is, this is something जो थोड़ा सा ध्यान रखने लायक। Mr. X, a non-resident Indian, purchased a flat for rupees 10 lakh। 10 लाख में फ्लैट परचेज कर रहा है, 5 लाख बाय अकाउंट पे चेक ऑफ हिज ओन अकाउंट, खुद के अकाउंट पे चेक को खुद के नाम से, एंड रुपीज 2,50,000 चेक फॉर अनदर अननोन पर्सन, दूसरे अननोन पर्सन के नाम से चेक दिया, एंड रेस्ट रुपीज 2,50,000 इन कैश। मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी है, वैल्यू मार्केट वैल्यू, 5 लाख उसने खुद ने दिया है बाय हिज अकाउंट पे चेक, मतलब कंसिडरेशन उसकी साइड से कितनी अमाउंट का आया? 5 लाख। अब 2.5 लाख का उसने चेक दिया किसी और पर्सन के नाम से, एंड बाकी के 2.5 लाख रुपए कैश। द रजिस्ट्री वॉज डन एट द वैल्यू ऑफ 7,50,000, जो चेक से और दूसरे पर्सन के चेक से पे हुआ था, मतलब कैश में जो पे हुआ वो तो ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन है, उसके नाम से तो रजिस्ट्री नहीं होगी। वो जो रजिस्ट्री हो रही है वो ऑफिशियली जो अमाउंट चेक से पे हुई उसके नाम से। अब उसको सिंप्लीफाई करूं तो मान लो आज मैं कोई फ्लैट अपने नाम से परचेज कर रही हूं, मैं अपने नाम से फ्लैट परचेज कर रही हूं, मैं ये फ्लैट की वैल्यू 10 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए ब्लैक कैश का तो मैंने दिया, 5 लाख रुपए का चेक मेरे अकाउंट में मेरे नाम से अकाउंट पे ही चेक था उसमें से दिया, और बाकी के 2.5 लाख का अकाउंट पे ही चेक हितेश जो नौगार के ओनर हैं उनके अकाउंट से उन्होंने चेक लिख के मुझे दिया है। मतलब फॉर द अमाउंट ऑफ 2,50,000 कंसिडरेशन किसने पे किया? हितेश सर ने। वो 2,50,000 का कंसिडरेशन उन्होंने पे किया है। प्रॉपर्टी मेरे खुद के नाम पे रजिस्टर्ड है, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, फॉर विच द कंसिडरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हितेश सर। नाउ इन दैट सिचुएशन ये जो 2.5 लाख का चेक हितेश सर ने पे किया,
टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि रजिस्ट्री कितने लाख से हुई है? 7.5 लाख। 7.5 लाख में से कंसिडरेशन मैंने खुद ने अपने नाम पे परचेस किया, तो मेरे नाम पे 2.5 लाख, 5 लाख की मेरे नाम से है, 2.5 लाख के नाम से हितेश के नाम से होनी चाहिए थी। वी शुड बी को ओनर्स, रादर इट इज परचेस्ड इन माय नेम ओनली। सिर्फ मेरे नाम पे परचेस किया गया, 2.5 लाख हितेश का कंसिडरेशन है। आई विल बी होल्डिंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ हितेश अप टू अमाउंट ऑफ 2,50,000. And since the check for rupees 2,50,000 is from unknown person check, to that extent it will be considered as benami. हितेश के नाम से 2.5 लाख का चेक है, उन्होंने पैसा दिया, आपका प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? मेरे नाम पे। मेरे नाम पे जो 7.5 लाख की प्रॉपर्टी है उसमें से मेरा कितना सिर्फ पैसा है? 5 लाख। 2.5 लाख तो मैं हितेश के बिहाफ पे होल्ड कर रही हूँ, तो टू दी अमाउंट ऑफ 2,50,000 इट विल बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजेक्शन. To the extent of 2,50,000 it will be considered as benami transaction. Now, moving towards another. Mr. X a resident in Indian. Mr. X resident Indian है, purchased a flat for rupees 10 lakh in the name of his son, a USA resident, but he denies ownership of flat. अब कोई अपने चाइल्ड के नाम से पे कर रहा है, चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है अपने पैसों से. प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन द नेम ऑफ चाइल्ड, कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द पर्सन, बट द सन इज डिनाइंग हैविंग ओनरशिप ऑफ सच फ्लैट. यहाँ पे जो बेटा है वो बोल रहा है मुझे नहीं पता ये मेरे पापा ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर की, मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी कब हुई, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ये बेनामी ट्रांजेक्शन में फॉल होगा. तो यस, एक्सेप्शन नंबर 3 क्या बोलता था? अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस या चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करे एंड इफ इट इज आउट ऑफ द नोन सोर्सेज इट इज नॉट गोइंग टू बी बेनामी ट्रांजेक्शन. बट यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई नोन सोर्सेज है या अननोन सोर्सेज है कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना बता दिया कि वो पर्सन अपने बेटे के नाम से फ्लैट परचेज करता है, वो इज ए यूएसए रेसिडेंट, एंड वो सन डिनाई कर रहा है कि मेरे पापा ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कब खरीदी मुझे कुछ नहीं पता. तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन जो है वो एप्लीकेबल हो नहीं पाएगा, बिकॉज नोन सोर्सेज है ऐसा यहाँ पे बताया नहीं है. और वी कैन अज्यूम कि वो पर्सन जो डिनाई कर रहा है वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं होगा. इट विल बी बेनामी ट्रांजेक्शन. एंड ट्रांजेक्शन नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3 याद आए तो उसमें ऐसा बोला जाता था कि कोई भी पर्सन आज बेनामीदार बेनिफिशियल ओनर दोनों एग्जिस्टिंग है, दोनों क्लियर है, पर बेनामीदार डिनाइज हैविंग नॉलेज कि मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी कब हुई मुझे कुछ नहीं पता. उस सिचुएशन में इट विल बी डेफिनेटली कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजेक्शन. एक्सेप्शन में तब फॉल होता जब वो जेन्युइन इंटेंशन से परचेज करता अपने सन के नाम पे. यहाँ पे सन को तो पता ही नहीं है मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी कब हुआ. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्शन. नाउ अनदर क्वेश्चन. मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट इंडियन सोल्ड अ फ्लैट विच वॉज नॉट इन हिज ओन नेम. मिस्टर एक्स ने एक फ्लैट बेचा है जो उनके खुद के नाम से नहीं था, वॉज इन दी अननोन पर्सन्स नेम, बट डिपॉजिटेड दी सेल्स प्रोसीड्स इन हिज ओन अकाउंट. अब सी, कोई पर्सन किसी और के नाम से कुछ प्रॉपर्टी है उसको बेचता है, खुद के नाम पे पैसा जमा करवाता है. ऑब्वियस सी बात है कि जब अननोन पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी थी उसको बेच के अपने नाम पे पैसा जमा करवाओ, देन डेफिनेटली दैट विल बी कंसिडर्ड कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो परचेस की गई थी आपके खुद के लिए. आपने एवे किसी का नाम लिख दिया था एज एन ओनर, वो नाम लिखा था, वो पर्सन फिक्टिशियस, उसके नाम पे प्रॉपर्टी रखी गई. जब आप उसको बेचते हो वो बेच के पैसा आप अपने अकाउंट में जमा करवा रहे हो, अपने अकाउंट में जमा करवा रहे हो. दैट मीन्स दैट नेम वॉज जस्ट टू कीप दी प्रॉपर्टी. आपकी इनकम छुपाने के लिए, आपकी वेल्थ छुपाने के लिए प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से अक्वायर कर ली, और जब बेची तब पैसा आपके खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. अगर खुद की प्रॉपर्टी होती तो ही बेच के खुद के नाम से ट्रांसफर होता.
सिर्फ वो पर्सन जिसका नाम रखा था वो तो प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए रखा था, विल इट बी कंसिडर्ड एज बिनामी ट्रांजैक्शन? यस, क्योंकि जब आपके खुद के नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके नाम की है उसकी प्रॉपर्टी बेच के उसी के अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। अगर पैसे आपके खुद के अकाउंट में आ रहे हैं, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज बिनामी ट्रांजैक्शन। उसको हम क्या मानेंगे? हमेशा बिनामी ट्रांजैक्शन। ये बिनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आएगा। यस, बिकॉज उसने सेल करके क्या कर दिया है? प्रॉपर्टी खुद के नाम से अक्वायर कर ली थी। यहां पे बिनामी ट्रांजैक्शन में कंसिडर किया जा सकता है। नाउ मिस्टर एक्स, a resident, Indian, flat was purchased by Mr. X for rupees 10 lakh and payment was made by unknown person. Mr. X resident Indian था, उन्होंने फ्लैट परचेस किया 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में फ्लैट उन्होंने परचेस किया है, पर पेमेंट किसने पे किया है? तो सम अननोन पर्सन। पेमेंट हैज बीन मेड बाय अननोन पर्सन। अगर अननोन पर्सन पेमेंट कर रहा है, ऑब्वियसली आप खुद के नाम से प्रॉपर्टी अक्वायर कर रहे हो जिसके लिए कंसिडरेशन किसी और ने प्रोवाइड किया है, इट विल डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज बिनामी ट्रांजैक्शन। उसको हम बिनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में गिनेंगे। डेफिनेटली यस, क्योंकि यहाँ पे बिनामी ट्रांजैक्शन का फर्स्ट पोर्शन एप्लीकेबल हो जाएगा कि जिसने प्रॉपर्टी परचेस की है वो पे करना वो पर्सन नहीं कर रहा। कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अनदर। मिस्टर एक्स खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, बट द प्रॉपर्टी फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अननोन पर्सन, इट इज डेफिनेटली कंसिडर्ड एज बिनामी ट्रांजैक्शन। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.